विधानसभा चुनाव के 11 दिन के बाद आज भाजपा ने आखिरकार राजधानी के नए मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर दी। दिल्ली की कमान भाजपा की विधायक रेखा गुप्ता संभालेगी, जिन्हें शालीमार बाग से जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने का बात है। 26 साल के बाद भाजपा दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह था। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस की तर्ज पर भाजपा भी एक महिला चेहरे पर भरोसा जता सकती है, क्योंकि महिला चेहरे के नाम पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही जनता का समर्थन कई बार प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की इस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। हरियाणा के जिन जिले में इनका जन्म हुआ, लेकिन परिवार दिल्ली में आकर बस गया और यहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। वे लगातार छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही और एबीवीपी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में अपना कदम रखा और विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रही। उन्होंने युवा मोर्चा से लेकर एमसीडी के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्हें पहले पार्षद की भी पदवी प्राप्त हुई। हालांकि 2015 और 20 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी की लहर थी, उन्हें बहुत ही कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2025 के चुनाव में उन्होंने इस हार से सबक लेते हुए जोर शोर से तैयारी की और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हराया। उनकी इस मेहनत का ही नतीजा है, जिसके बाद भाजपा के अंदर यह सुगबुगाहट पैदा हो गई कि वह मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा हो सकती है, और ऐसा ही हुआ। अब देखना होगा क्या रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा की दिल्ली सरकार विकास के नए मायने रख पाती है, और क्या दिल्ली का विकास उसी तरीके से हो सकता है जैसा कांग्रेस के समय में शीला दीक्षित ने किया था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश विधानसभा में बजट पर हो रही चर्चा के दौरान महाकुंभ के संबंध में विपक्ष द्वारा दिए गए बयानों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन किसी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है। उन्होंने यह भी कहा कि सेवक के नाते सरकार की जिम्मेदारी सेवा की है और उसे निभाया जा रहा है। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ में 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगाई है और आयोजन को तमाम दुष्प्रचार के बावजूद अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ है। नियम 56 के अंतर्गत इस संक्षिप्त चर्चा के लिए सदन को अवसर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने अपने अनुभव से अपने विचार यहाँ पर रखे। हम लोग जब यहाँ पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, माँ गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं, किसी सरकार का नहीं। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर, और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है। और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है, और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। महोदय, भी आयोजन के 7 दिन बाकी संपन्न होने, और जो मैंने आज दोपहर तक के आंकड़े बताए हैं, 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज की महात्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसीलिए जब यहाँ पे हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य डॉक्टर आर.के. पटेल जी, श्री संग्राम सिंह यादव जी और श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी जब अपनी बातों को यहाँ पे कह रही थी, तो मुझे आपकी बातों को देख करके सचमुच एक तरफ हमें एहसास है अपनी जिम्मेदारी, हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी के प्रति जो लोग 29 जनवरी के एक स्टैम्प पैड के शिकार हुए थे, उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी, या प्रयागराज कुंभ के दौरान जो आपने अपनी नोटिस में उल्लेख किया है, सोनभद्र की, अलीगढ़ की या किसी अन्य जगहों पर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने के लिए या यहाँ से जाने के लिए जो लोग यहाँ से प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है,
सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी, लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित, प्रश्न यही है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप अपनी बात कह रहे थे, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया, कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर की किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा है, कौन लोग थे। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। महोदय, ये उर्दू नहीं है, ये सब हिंदी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो भी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, जब उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों को इस सदन में महत्व मिला, उनके द्वारा कहा जा रहा था, उन्होंने विरोध किया था। ठीक उनकी सोच है, ये समाजवादी संस्कार भी है कि हर अच्छे कार्य का विरोध करना है, हर अच्छे कार्य का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, हिंदी को तो हटाए, इस सदस्यों को एक छूट दी गई है कि किसी भी इन बोलियों में बोल सकता है, हिंदी में ट्रांसलेट की उसकी सुविधा नहीं, इस सुविधा थोपा नहीं गया। दूसरा, भोजपुरी हो, अवधी हो, बुंदेली हो या ब्रज हो, पांडे जी, इनकी लिपि भी देवनागरी, कोई दूसरी लिपि नहीं है। संविधान के द्वारा घोषित जो व्यवस्था है, उसी के दायरे में सारा कार्य हुआ। आप जैसे उम्रदराज व्यक्ति को इसका स्वागत करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। ओह, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देवनागरी ही लिपि है और उसी दायरे में सारा कार्य हुआ। और इसीलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये जो कार्य है, इस कार्य के साथ हमें उसी सकारात्मक भाव के साथ जुड़ना चाहिए। मैं आपके विरोध को कभी उसका न मैं उपास उठाता हूँ, न मैं उसको बहुत उसके साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप क्या हो। मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके ही जाते हैं। और ये जो आप लोगों के बारे में मान्यता है, उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महोदय, जब हम महाकुंभ के बारे में चर्चा करते हैं, अभी आयोजन नहीं, आपके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आऊंगा उस पर भी, मैं उस पर भी आऊंगा, भी उस पर भी मैं आ रहा हूँ। जब एक महाकुंभ का विरोध पहले दिन से कर रहे थे, महोदय, मैं एक एक करके इनके बयानों को यहाँ पे उद्धृत करना चाहूंगा, और पिछले सदन में भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग यहाँ पे इसी सदन में आए थे तो महाकुंभ पे चर्चा, उस समय महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी और चर्चा के लिए एक दिन निश्चित किया गया था। आप लोगों ने सदन नहीं चलने दिया। अच्छा होता महाकुंभ के पहले सदन में पूरे दिन भर की चर्चा। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली में 7 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा। विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी नेता ने सरकार से कानून व्यवस्था को सुधारने की मांग की। इस अवसर पर तिलक नगर के स्थानीय विधायक जनरल सिंह ने भी मीडिया से बात की और उन्होंने घटनाक्रम के संबंध में जानकारी दी। क्या कहा नेताओं ने इस अवसर पर, आप सुने उनका पूरा संबोधन। दिल्ली के तिलक नगर से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें एक 7 साल की मासूम बच्ची का बार बार बलात्कार किया गया। ये हम सबके लिए बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली में अपराधियों के, महिलाओं के साथ गलत काम करने वालों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मजाक हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली में बना हुआ है। अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है, बलात्कारियों के मन में कोई डर नहीं है। 7 साल की छोटी सी बच्ची के साथ भला कोई कैसे बलात्कार कर सकता है। लेकिन दिल्ली में इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि
कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। कानून व्यवस्था को ठीक करने में भारतीय जनता पार्टी की, गृह मंत्री जी की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, कि दिल्ली में अब चुनाव खत्म हो गया है। गाली गलौज की राजनीति आपने चुनाव से पहले जितनी करनी थी कर ली। अब तो गाली गलौज की अपनी आदतों को बदल के कुछ काम कर लीजिए। दिल्ली के लोगों ने कानून व्यवस्था आपको पहले से दे रखी है। दिल्ली के बलात्कारियों के अंदर कानून व्यवस्था का खौफ पैदा करिए। दिल्ली के अपराधियों के अंदर कानून व्यवस्था का खौफ पैदा करिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बलात्कारियों को पता है, अपराधियों को पता है कि जिनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी थी, और अब तो सारी जिम्मेदारी दी है और चीजों की भी, उनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है। उनके नेता जब भी बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं। उनके नेता जब भी कुछ बोलते हैं केजरीवाल जी के बारे में गाली गलौज करते रहते हैं। तो मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अब जबकि चुनाव भी खत्म हो गया है दिल्ली का, ध्यान दीजिए इस बात पे। दिल्ली से पहले तो आपको कोई कुछ पूछता था, भाई दिल्ली में कानून व्यवस्था क्यों खराब है? आपसे कानून व्यवस्था तो ठीक हो नहीं रही थी। आप इधर उधर की बात करके केजरीवाल जी को गाली गलौज करते थे। अब केजरीवाल जी को गाली गलौज देने से काम नहीं चलेगा। चुनाव खत्म हो चुका है। वापस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आइए। आप काम करिए दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के लोगों ने पहले भी आपको 7 सांसद दिए थे। बलात्कारियों के मन में, अपराधियों के मन में कोई खौफ पैदा करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। साथ साथ आज हमारे तिलक नगर से विधायक श्री जर्नैल सिंह जी भी सुबह उसमें थे। लोग बहुत नाराज हैं, परेशान हैं इस बात को लेके। तिलक नगर क्षेत्र में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर दिल दुखी भी है और रोष में भी है कि क्यों दिल्ली के अंदर ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय रोकने में नाकाम है। चेन स्नेचिंग, स्कूटी चोरी, गाड़ी चोरी, ये तो बहुत ऐसी बात होगी जिनको लोग काउंट ही नहीं करते। दिल्ली में आजकल फिरौती, मर्डर और रेप इतना कॉमन हो चुका है और हमारी पुलिस इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम है। इलाके के लोगों के अंदर, दिल्ली के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रोष है कि हर दिन बद से बदतर होती इस कानून व्यवस्था का अल्टीमेटली क्या बनेगा। और दिल्ली के लोगों को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि इस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई में हम हर इसको सोल्व करने तक उनके साथ खड़े रहेंगे। और आशा करते हैं अपनी न्यायपालिका से कि दोषियों को सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सजा मिले। और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने का मैंने लोगों से निवेदन किया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा मिले। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी ने आज सदन में प्रदेश का बजट पेश किया। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और शुरुआत की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में जीएसडीपी बढ़ी है और यह 19 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। और क्या घोषणाएं की उप मुख्यमंत्री कुमारी ने इस अवसर पर, आप देखिए एक झलक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को सही प्रमाणित किया है। मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कौशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास की द्योतक जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। हम प्रदेश में विकास की गति को इसी प्रकार निरंतर रख वर्ष 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। हमने अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत देश विदेश के निवेशकों ने हमारी सरकार द्वारा स्थापित पॉलिसी फ्रेमवर्क में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए जन घोषणा पत्र की 58% तथा बजट घोषणा की 73% प्रगति भी सुनिश्चित की है। मैं यहाँ माननीय सदस्यों को आगे भी सभी वादों का तीव्र गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त करते हुए कहना चाहूंगी, सबकी फिक्र में
खुद को मैं मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से मैं निभाती हूँ। हम सर्वजन हिताय की सोच के साथ इस बजट के माध्यम से प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। आधारभूत संरचना, पेयजल। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का जल जीवन योजना का समय वर्ष 2028 तक बढ़ाकर प्रदेशवासियों हेतु संजीवनी प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। हमने विगत एक वर्ष में कार्य को गति देते हुए 1301 करोड़ रुपए लागत के कार्यादेश तथा 41,621 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों की निविदाएं जारी कर दी हैं। आगामी वर्ष 2 लाख घरों में कनेक्शंस दिए जाने के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों हेतु अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के 5,123 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए गए हैं। अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मैं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी आरंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेशवासियों को आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से मैं आगामी वर्ष 1000 ट्यूबवेल्स व 1500 हैंडपंप्स लगाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही समर कंटिजेंसी के अंतर्गत मार्च जुलाई 2025 तक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 182 करोड़ रुपए का प्रावधान करना भी प्रस्तावित है। प्रदेश के कोने कोने तक पेयजल की योजनाओं का समुचित संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से केंद्र के बजट में जेजेएम हेतु उल्लेखित ONM पॉलिसी की तर्ज पर राज्य के लिए पॉलिसी बनाए जाने के साथ ही तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों का संविदा कार्ड बनाते हुए 1050 पद सृजित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। ऊर्जा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सरप्लस स्टेट बनाने के साथ ही चहुओर खुशहाली लाने के लिए आगामी वर्ष 6,400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही आगामी वर्ष 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित हैं। साथ ही प्रदेशवासियों को बिजली की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी 2025 हेतु विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जानी प्रस्तावित करती हूँ। आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर्डो की 77वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा की और भारत और अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले सहयोग पर बल दिया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत और आर्डो के परस्पर सहयोग से ग्रामीण समुदाय सशक्त होगा और ज्ञान, तकनीकी विशेषता और सफल नीतियों और कार्यक्रमों का दोनों देशों महाद्वीपों के बीच आदान प्रदान जारी रहेगा। भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। जो मेहमान होता है, गेस्ट होता है, वो गॉड के समान होता है और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ये भारत में आप पधारे हैं, आपको जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे हम। भारत की बरसों पुरानी परंपरा है, बरसों पुरानी परंपरा। हमारे ऋषियों ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा कि मनुष्य मात्र एक है। आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब अपने जैसा सबको मान, हमें कोई भेद नहीं है। जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले उद्घोष किया, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है।
सारी दुनिया एक परिवार। और इसलिए भारत में बच्चा बच्चा कहता है विश्व का कल्याण हो, केवल मेरा नहीं सबका कल्याण। और एक मंत्र और है जो वो मुझे बहुत सुंदर लगता है, श्लोक जो हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे। केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। और इसी भाव को जमीन पे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व बंधु भारत, आप सबका भाई भारत अपनी धरती पर उतारने की कोशिश कर रहा है। मित्रों, मैं इस भव्य समारोह के लिए और यहाँ किया गया गर्मजोशी से जो स्वागत और कुशल और उत्तम प्रबंधों के लिए आरडो के आयोजन समिति के सभी मित्रों को बधाई देता हूँ। मित्रों, हम सब ये जानते हैं कि अभी भी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा गाँव में बसता है। भारत में भी अगर देखेंगे तो बड़ा हिस्सा आज भी गांव में बसता है। और जब तक गांव की प्रगति नहीं होगी तब तक किसी भी देश की प्रगति नहीं होगी, विशेषकर अफ्रीकन कंट्रीज हो, एशियन कंट्रीज हो। और मैं सचमुच में आरडो को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक समर्पण को दर्शाता है। परिवर्तनकारी समाधान तलाशने और मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रति आरडो की प्रतिबद्धता, एकता और प्रगति के लिए दक्षिण दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग की भावना का प्रमाण है, जो आरडो को परिभाषित करता है और जो भारत के लिए भी एक मंत्र है। कार्यकारी समिति की बैठक का 77वां सत्र निश्चित रूप से आगामी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए आधार बनेगा। और जब आरडो के अपने विविध कार्यक्रमों का विश्लेषण करेगा, आरडो अपने विविध कार्यक्रमों का विश्लेषण करेगा और एक और महत्वाकांक्षी त्रिवर्षीय अवधि 2025 से 2027 पर विचार करेगा, जिसमें आरडो के कार्यनीतिक ढांचे का व्यापक मध्यावधि मूल्यांकन और समीक्षा शामिल होगी। देवियों और सज्जनों, आज मैं भारत में अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए और गांव की जनता के कल्याण के लिए जो कुछ प्रमुख कदम उठाए गए हैं उनका उल्लेख जरूर आपके सामने करना चाहूंगा। हमने एक आजीविका मिशन जो विशेषकर ग्रामीण भारत से गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने बनाया है, उसके बारे में मैं जरूर आपको जानकारी देना चाहूंगा। इसके पहले भी भारत में हरित क्रांति हुई और कृषि के क्षेत्र में हमने उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। एक जमाना था तब भारत अपनी खाद्यान्न सुरक्षा के लिए दुनिया के कुछ देशों पर निर्भर करता था, लेकिन आज खाद्यान्न के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है और दुनिया के बाकी देशों को भी सहयोग कर पा रहा है। हमने अपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास को गरीबों के कल्याण के लिए बढ़ावा देकर अनेकों परिवारों को सशक्त बनाया है। हम मानते हैं जो सबसे पीछे, जो सबसे नीचे है, विकास की दौड़ में उसको सहयोग सबसे पहला करना चाहिए और वही ग्रामीण आजीविका मिशन कर रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लगभग 10 करोड़ बहनों को, महिलाओं को हमने 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जोड़ा है और 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीकरण सहायता उनको प्रदान की गई है। 10.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज उनको प्रदान किया गया है और इस योजना की एक उपयोजना स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत 4.40 करोड़ महिला किसानों और 3.30 लाख उद्यमों को समर्थन देने का काम किया है। मैं अब एक ऐसी पहल पर प्रकाश डालूंगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है। ग्रामीण भारत में, गांव में रहने वाली महिला गरीब क्यों रहे, छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान क्यों। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, लखपति दीदी। और लखपति दीदी का मतलब है कि गांव की गरीब बहन भी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना उसकी आमदनी होनी चाहिए। और इसको पूरा करने के लिए अनेकों तरह की आजीविका के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 1,25,00,000 बहनें हमारी लखपति दीदी बन चुकी है। Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises with our professional team and experience of delivering projects. मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आज उमरिया जिले के नौरोजाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में सहभागिता की।
और सिंगल क्लिक के माध्यम से 101 करोड़ की लागत के 55 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 64 करोड़ की लागत के 36 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस अवसर पर किए गए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण की चर्चा की और अटल बिहारी वाजपेयी की महानता का जिक्र किया। क्या कहा सीएम यादव ने इस अवसर पर, आप सुने उनका संबोधन। क्या अद्भुत जीवन था अटल जी का, क्या व्यक्तित्व था। सच्चे अर्थों में अटल जी भी की ये जन्म शताब्दी चल रही है। मैं पूरे मंच को बधाई देना चाहूंगा। अटल जी जैसा विराट व्यक्तित्व का धनी हम सब जानते हैं। अटल जी का पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए, सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में कोई विपक्ष का नेता मिल सकता था। 5 प्रधानमंत्री के सामने बांधवगढ़ के टाइगर दहाड़ते हैं तो आनंद आता है, रोमांच हो जाता है। एक एक काम, उनके अपने भाव, अरे गरीब और गांव के लोगों का सच्चे अर्थों में अगर पहली बार किसी ने इस बात की आवाज उठाई कि गांव को भी सड़कों से जोड़ा जा सकता है, ये सपना अगर किसी ने देखा तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा, जिनके माध्यम से गांव गांव की प्रधानमंत्री सड़क की सौगात पूरे देश में मिली। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे गांव में सड़क की क्या जरूरत है, वो तो बैलगाड़ी से चलते हैं, उनको तो बैलगाड़ी की आदत है। अब इनने कभी गांव देखे तो बताओ, गांव तो देखे नहीं, गांव वालों का दर्द तो मालूम नहीं। आज गांव गांव सड़क जुड़ने के बाद मुझे इस बात की आनंद है, पूरा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के गांव वाले आनंद में डूबे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। गांव के अंदर आने जाने के लिए, गांव में कोई मनुष्य नहीं रहते हैं क्या? गांव में मनुष्य अपना घर का मकान के अंदर कोई भी स्वाभिमान से रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के दौर में तो अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का। मैं एक और कारण से आपसे ताली बजवाऊंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, अब 250 की आबादी के गांव के अंदर भी सड़क बनाई जाएगी। यह है हमारी सरकार और हमारी पार्टी की विचारधारा। गरीब से गरीब आदमी भी उसके जीवन का आने जाने का अधिकार, और केवल सड़क नहीं, सड़क से आगे भी आप में से जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुन लेना, जो शहर में उनका शहर में और जो गांव में रहते हैं उनका गांव में, अगर आपका घर का पक्का मकान नहीं है, आपको ढूंढ ढूंढ के पक्का मकान दिया जाएगा। ये सर्वे प्रारंभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना, ये 145 करोड़ से बड़ा आबादी का देश, इसमें गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों रहेगा, उसको भी पक्का मकान मिलना चाहिए, उसका भी इस प्रदेश और देश पे हक है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं, क्योंकि ये मन का भाव होना चाहिए। इनका खुद का मकान नहीं है पूरे देश में एक भी, लेकिन उनका एक ही सपना है, मेरा एक एक भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनको पक्का मकान मिलना चाहिए। ये भावना जरूरी है। आप बताओ, प्रधानमंत्री किसान सहायता किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करके बताना, बताओ आप जिन जिन को किसान सहायता मिलती है। ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई, जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार की सोच अपने में, गरीब आदमी अपना मकान बनाए, 1000 रुपया महीना उसको मिले, 6000 रुपया हमारे द्वारा भी दे रहे हैं, तो 6000 माननीय मोदी जी के, 6000 हमारी सरकार के माध्यम से। और इतना ही नहीं, घर में चूल्हा, और 2028 तक गरीब आदमी को राशन भी फ्री, ये सारी व्यवस्था अब आप हमारी सरकार के द्वारा भी अभी लगातार अभियान चला रहे हैं। जो हमारे राज्य के युवा, महिला, किसान, गरीब अगर बेरोजगार है, उन सबको रोजगार दिलाने का काम अपनी सरकार कर रही है। सब लोगों को
रोजगार दिलाया जाएगा। अपना व्यक्ति प्रदेश का, और अगर उसको काम धंधा चाहिए तो सरकार का मतलब सरकार सबकी चिंता करे, सरकार सबको साथ लेके चले। इसलिए एक नहीं कई काम अपनी सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। हमने संभाग स्तर पे उद्योग स्थापित करने की बड़ा आयोजन किया। केवल शहडोल नहीं, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम, रीवा, एक एक करके 7 संभाग पे, और अब सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, और भोपाल में आ रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो इसी महीने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम